अस्सलाम वालेकुम बेटा, कल हमने चैप्टर 20 स्टार्ट किया था जो कि था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज भी हमने उसी चैप्टर को डिस्कस करना है। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चल रहा था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और उसका क्या टॉपिक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा। कल जो हमने स्टडी किया था ना वो था सिर्फ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोस्कोपी और हमने किसी तरह से 2-3 टर्म्स और की थी, ठीक है ना, जिसमें से हमारे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी था, लाइन स्पेक्ट्रम था, और जिसे आप डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और बैंड स्पेक्ट्रम भी था। ऐसे ही यानी आपका स्पेक्ट्रम की पहचान होगी, स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो बेटा आज जो हमने स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है ना वो है हाइड्रोजन एटम का, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा अब हुआ कुछ ऐसे, देखें इसे आप बोलते हैं एसी वोल्टेज, ठीक है ना, या आपके पास असल में एसी सप्लाई है या एसी वोल्टेज आप कह लें। और ये मैंने कोई भी ना डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उसमें हाइड्रोजन फिल कर दिया। बेटा जब हाइड्रोजन कूल डाउन होता है ना तो वो रेडिएशन एमिट करता है। तो वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा था ना उसी के आगे मैंने क्या लगा दिया? प्रिज्म। कल भी हमने प्रिज्म लगाया था, ठीक है ना, प्रिज्म लगाया। और जब हाइड्रोजन ने जो रेडिएशन एमिट की, प्रिज्म जब आके लगाया तो बेटा हमने क्या देखा, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस या डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ निकल रही थी। और वो सीरीज़ कैसी थी चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कुछ तो देखें इस तरह से थी जिनमें गैप कम था, ठीक है। कुछ का गैप जो था ना वो बहुत लार्ज था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज़ एमिट कैसे हो रही हैं। तो बेटा इसकी रीज़न भी हमें बाद में थोड़ी देर बाद जब हमें एटम का स्ट्रक्चर मिला तो हमें ये चीज़ें क्लियर होना शुरू होगी। और क्या चीज़ क्लियर हुई? देखें हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर ऊपर शेल 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 आते चले जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल है, फिर सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, इस तरह से। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है लाजमी नहीं यहाँ पे हो, ये सेकंड वाले शेल में भी हो सकता था, ये थर्ड वाले शेल में भी हो सकता था ना, किसी भी शेल में हो सकता है ये। अगर किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में आ जाता है तो जाहिर सी बात है उस तरह की रेडिएशन इमिट होंगी। अगर सेकंड से फर्स्ट में आता है रेडिएशन कुछ और होंगी, थर्ड से फर्स्ट में आता है रेडिएशन फिर से कुछ और होंगी, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा रेडिएशन कंटिन्यूसली अलग अलग शेल से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग पैटर्न की होंगी। इसीलिए हमें जो ये पैटर्न मिल रहा था डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ का वो कुछ ऐसा था, ठीक है बेटा। इन्हीं को मैं दोबारा खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने शेल बना लिए, ये फर्स्ट शेल है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, बहुत सारे शेल हो सकते हैं, मैंने 5 तक बना लिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में और फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आता है, तो वो जो सीरीज़ निकलेगी वो कोई और सीरीज़ होगी। सेकंड थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है वो कुछ और होगी, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है वो फिर से कुछ और होगी, 5 से फर्स्ट में आ रहा है अगेन कुछ और होगी। यानी कि ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ है डिपेंड करती हैं कहाँ से ये चलना शुरू हुए। जिस शेल से चलना शुरू होंगे उस तरह की सीरीज़ बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो उस सीरीज़ को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़। ये देखें लाइमन सीरीज़, ठीक है। कहाँ से? जब सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो वो कहलाएगी लाइमन सीरीज़। उसके बाद थर्ड से जब फर्स्ट में आएगा तो वो कुछ और होंगी, और वो क्या होंगे हमारे पास? बाल्मर सीरीज़, ठीक है ना। यानी कि इन सब के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। तो बेटा असल में हुआ क्या, हमें इनकी अब वेवलेंथ भी पता होनी चाहिए, और लकीली हमारे पास वेवलेंथ का फार्मूला भी हमारे पास था। और वो जनरल फार्मूला वो ये है, क्या है जी? 1/λ इज इक्वल्स टू RH 1/p² माइनस 1/n²। बेटा हमारी बुक में ऐसा इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, तो आपने ये फार्मूला एज इट इज़ ही याद रखना है वेवलेंथ के लिए, ठीक है। जिसमें ये RH जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, उसकी वैल्यू भी फिक्स है, और वो क्या है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। वैल्यू आपने याद रखनी है। अब बेटा ये P और N ये स्टेट को शो करें, लेकिन कैसे स्टेट कैसे याद रखेंगे? तो बेटा आपने एक बात याद रखनी है, देखें जिस पर आके वो फॉल होगा ना, देखें ये शेल्फ मैंने बनाए हुए, जिस पर आके शो होगा उसको आपने P से डिनोट करना है, ठीक है। जहाँ से वो चला होगा वो N होगा। बस ये याद रख लें कि जहाँ पर आके वो रुका है ना वो P है, तो फिर दूसरा एक ही रह जाएगा, वो क्या होगा? N, तो वो दूसरा फिर N होगा। तो लाइमन सीरीज़ मैंने आपको क्या बताया, अगर सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तो देखें फर्स्ट पर जंप कर रहा है ना, तो फर्स्ट पर जंप कर रहा है तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? P, और जहाँ से ये चला है वो क्या हो जाएगा? वो आपके पास N हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास P की जो वैल्यू होगी वो 1 है, और N की वैल्यू 2 हो सकती है। बेटा अब लाजमी नहीं N की वैल्यू हमेशा 2 हो, ठीक है ना, क्योंकि देखें ये भी तो है थर्ड से जंप कर रहा है फिर फर्स्ट पे,
यानी फर्स्ट पर आया तो ये पी हो जाएगा, और शुरू कहाँ से हुआ, अब तो थर्ड से स्टार्ट हुआ, तो फिर इस वक्त जो एन की वैल्यू होगी वो फिर 3 हो जाएगी। एन की वैल्यू 4 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 5 भी हो सकती है, लेकिन जंप कहाँ पे कर रहा है, हमेशा वो 1 वाली शेल में कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास हमेशा पी की वैल्यू तो 1 ही होगी लाइमन के लिए। ऐसे ही तो लो जी, हमें लाइमन सीरीज़ का पता चल गया। फॉर्मूला, जनरल फार्मूला हमारे पास है 1/λ = RH, 1/p² - 1/n²। पी कहाँ पर जंप कर रहा था, और वो था n = 1, तो p की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, और वो p = 1 होगा। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, वो सेकंड भी हो सकती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो कोई भी नंबर हो सकता है। मैं यही वैल्यूज इसके अंदर पुट करती हूँ ना, p की जगह 1 और n की जगह सपोज कर लें 2, तो देखिए फार्मूला कुछ ऐसी शक्ल ले लेगा। ठीक है, अब बेटा ये बात जहन में रखनी है, क्योंकि देखिए जो रेडिएशन एमिट हो रही है इनकी एनर्जीज भी हैं, इनकी फ्रिक्वेंसीज भी, इनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होंगी। तो इसकी जो वेवलेंथ है या फिर इसकी जो एनर्जी है वो उस एनर्जी से मैच होती है जो यूवी रीजन में आ रही होती है। ठीक है, तो फिर हम ऐसे ही कहते हैं कि जो ये लेमन सीरीज़ है ना, ये हमेशा यूवी रीजन में लाई करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो वेवलेंथ है वो उन्हीं रेडिएशन से मैच हो रहे हैं जो यूवी रीजन की रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, अब ये बाल्मर सीरीज़ क्या, तो फिर बेटा बाल्मर सीरीज़ वो होगी जो सेकंड पे आके फॉल होगी, है ना। सेकंड पे आके कैसे, देखें मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये n = 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, अब ये थर्ड है ना, तो थर्ड से सेकंड में आ गया, फिर फोर्थ से सेकंड में आ गया, फिफ्थ से सेकंड में आ गया। यानी कि अब देखिए फर्स्ट पे नहीं आके गिरा, अब वो कहाँ पे आके गिरा, वो सेकंड में आके गिरा। तो जिस पर, तो n = अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी 2, और शुरू कहाँ से हुआ है, वो 2 से, वो थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, वो कहीं से भी स्टार्ट होता है। तो देखिए p = 2 और n = फॉर्मूला बेटा जनरल फार्मूला वही है, बस आपने वैल्यूज चेंज करते जाना। यानी कि अगर 2 से जब स्टार्ट 2 पे आके गिरेंगे तो उसमें जो रेडिएशन बनेगी या उसमें स्पेक्ट्रल सीरीज जो बनेगी उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, बाल्मर सीरीज़ का। और ये जो इनके जो वेवलेंथ है वो हमेशा मैच हो रहे होते हैं विजिबल रीजन में, यानी कि ये जो बाल्मर सीरीज़ है ये लाई करती है विजिबल रीजन में। तो पैशन के लिए देख लेते हैं, पैशन में क्या है। तो पैशन के लिए क्या होगा बेटा, वो थर्ड से शुरू होगा। तो देखिए मैं बना लेती हूँ। तो थर्ड के लिए क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, चले 6 तक बना लिया। तो ये थर्ड पे आके रुकेंगे, तो बेटा फिर फोर्थ से स्टार्ट होंगे, ऐसे ही है ना। थर्ड पे ये देखें थर्ड पे ऐसे ही बनेगा फिर तो फिर अब p की वैल्यू क्या होगी, वो 3 हो जाएगी। n = फिर 3 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और ये जो लाई करेंगे वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे। ठीक हो गया बेटा। इसके आगे भी 2 और सीरीज़ हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है ब्रैकेट और दूसरी है पिफेंड। तो फिर बेटा ब्रैकेट शुरू होगी 4 से, और जो पिफेंड होगी वो होगी 5 से, और जो 4 से तो फिर जाहिर सी बात है n 1 पॉइंट बड़ा ही होता है, वो 5 से स्टार्ट होगा। और अगर ये 5 से स्टार्ट हो रही है तो फिर n 1 पॉइंट बड़ा होगा, वो 6 7 8 होगा। और ये दोनों भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करती हैं। जी बेटा क्लियर हुआ, ठीक हो गया। अब बेटा 1-2 MCQs हैं, ये आपने ना याद रखने, मैंने बस एक लिख लिया, लेकिन इसी तरह से रिलेटेड आपके बाकी MCQs भी हो सकते हैं, तो आपने वो याद रखना है। तो इसको याद रखने से पहले आप ना पहले थोड़ा सा ये जो है ना पैटर्न नोट डाउन कर लें। देखिए फर्स्ट शेल की एनर्जी मैंने मेंशन की हुई है, वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर ये है उसके ऊपर का, ये ऊपर मतलब अलग अलग मैंने इनके शेल्स बना दिए, स्टेट कह लें आप। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट की है, ये सेकंड की। आप मुझे ये बताएं फर्स्ट और सेकंड का जो एनर्जी गैप है, इन दोनों का जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है या फर्स्ट और थर्ड का? मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है फर्स्ट, इन दोनों का जो एनर्जी गैप है थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू ये, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। चलें इसको छोड़ते हैं। फर्स्ट का और फोर्थ का लगाएं, एनर्जी गैप ज़्यादा है या कम? मुझे और ज़्यादा लग रहा है। फिर फर्स्ट का अपवर्ड और करें, और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है। फर्स्ट का कंपैरिजन जिससे भी करें तो वो बढ़ता ही जा रहा है ना। ये कम है, फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ये और ज़्यादा हुआ, ये और ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा हुआ, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो देखें सवाल क्या है, सवाल ये है कि लेमन सीरीज़ में लैम्डा मिनिमम कब होगा, किस सिचुएशन में लैम्डा मिनिमम होगा, और लैम्डा मैक्सिमम कब होगा। तो फिर बेटा कितना सिंपल सा जवाब है ना, वो देखें। E = hc/λ, या फिर अगर आपने ये नहीं ना पढ़ा हुआ तो आपने E = hf पढ़ा होगा। ठीक है,
और एक और पॉइंट पड़ा होगा एफ इज इक्वल्स टू वी लैम्डा, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा पड़ा होगा जी। ठीक हो गया। तो बेटा अगर मैं एफ़ की वैल्यू लिखूँ ना, यहाँ से एफ़ निकालती हूँ तो ये हो जाएगा वी ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ़। अगर एफ़ की यही वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ तो वो बन जाएगा एच वी ओवर लैम्डा, वी कह लें या सी कह लें एक ही बात है। तो फार्मूला बन गया ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। बेटा अगर इंटरचेंज करूँ, लैम्डा को उधर ले जाऊँ, ई को इधर ले जाऊँ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो फ़र्क तो कोई पड़ेगा नहीं। तो देखिए मैं लैम्डा को उधर ले गई, ई को इधर लिया। अब लैम्डा मिनिमम की बात है ना, अगर लैम्डा मिनिमम चाहिए तो जाहिर सी बात है एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा उतना कम होता चला जाएगा। तो फिर एनर्जी कोई एक तो नहीं है, एनर्जी डिफरेंस ही फिर मुझे बताना पड़ेगा ना, फर्स्ट शेल का सेकंड शेल का जितना भी है। तो वो मुझे पता है यहाँ पे कम है पहले दो में, फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा होते जा रहा है। यानी मैं जितनी ऊपर जाती जाऊँगी उतना ही एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो फिर बेटा ये शेल्स कहाँ तक है, ये तो इनफाइनाइट पोजीशन तक है, लो जी इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब है अगर एन इनफाइनाइट होगा और फर्स्ट में आके गिरेगा, पी इज इक्वल्स टू 1 होगा तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, है ना। या फिर यूँ कह लें अगर एन इन्फिनिटी है और बात हो रही है फर्स्ट शेल की, तो जाहिर सी बात है एनर्जी गैप बहुत बढ़ जाएगा। और अगर एनर्जी गैप बढ़ गया तो लैम्डा मिनिमम होगा। तो आपने जो आंसर करना है MCQs में, आपने कहना है लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब पी स्टेट जो होगी वो 1 होगी और एन का होगा वो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो, तो हमारे पास लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। तो सेम इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप बताएं लैम्डा मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम बेटा तब होगा जब एनर्जी गैप कम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही है ना। तो ई इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी ओवर ई। अब ई अगर ज़्यादा होगा, ई अगर कम होगा, ये देखें ई अगर कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा है ना। तो ई एनर्जी डिफरेंस कम कब होगा, वो जब ये दोनों होंगे फर्स्ट और सेकंड, है ना। तो लो जी पी इज इक्वल टू जब 1 होगा, एन इज इक्वल टू 2 होगा तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो अब ये भी देख लें आप, देखें ये सारी पोजीशन जो है सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से भी फर्स्ट में आ रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, फिफ्थ से। जब आई फर्स्ट पे रहे तो वो कौन सी सीरीज़ है, वो लाइमन सीरीज़ है। इधर देख लें ये सारे सेकंड पे आके फॉल हो रहे हैं, है ना। तो ये बाल्मर सीरीज़ है। ये देख लें पैशन है, मैंने बाकी नहीं बनाए, वो आप बुक से टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा ये सारा सिनेरियो है, आपने लैम्डा भी निकालना है, आप एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।